अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म नंबर 7 के बारे में बताऊंगा, जो कि है रिसिप्ट। देखिए, रिसिप्ट का क्या तर्जुमा होता है, रिसिप्ट का क्या मतलब है। रिसिप्ट का मतलब है सीधा सीधा प्राप्ति, किसी भी अमाउंट की किसी को प्राप्ति। तो अगर हमें अपनी पर्सनल लाइफ में ही किसी भी अमाउंट की किसी दूसरे शख्स से, थर्ड पर्सन से कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसी को बिज़नेस टर्म में रिसिप्ट का नाम दिया जाता है। किसी भी चीज़ को अमाउंट को हासिल करना एक रिसिप्ट है। तो अगर हम अपने सपोज़ कीजिए, लेट सपोज़ हम अपने पुराने घर के फ्रिज को ही किसी को हम सेल आउट करते हैं क्योंकि हमें नया लेकर आना है। तो अब हमने उसको सेल आउट कर दिया, तो वो शख्स हमें उसके बदले में एक अमाउंट पे करता है जो उसकी कीमत है। तो वो जो हमने उसको रिसीव किया है, उसको क्या टर्म का नाम दिया जाता है कि वो एक रिसिप्ट है, रिसिप्ट। ऐसे ही जब हम कोई बिज़नेस करते हैं, अब बिज़नेस के अंदर जो भी हमें अमाउंट रिसीव हो रहे हैं हमारे बिज़नेस ऑपरेशन के थ्रू, तो वो बिज़नेस में उसको टर्म दी गई है रिसिप्ट। तो बिज़नेस में तो सर्विसेज भी हो सकती हैं और ट्रेडिंग भी होती है। तो गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर हम गुड्स की सेल परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि लेट सपोज़ हम गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमें जो पेमेंट रिसीव हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट। ऐसे ही अगर सपोज़ कीजिए कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई अदर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उन प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले में जो उनको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट। और फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब वो गुड्स जो हैं हमारी किसी भी नेचर की हो सकती हैं, वो कैपिटल नेचर की भी हो सकती हैं और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती हैं। तो जो भी हमारे ऑपरेशंस के थ्रू हमें रिसिप्ट हो रही है, रिसीव हो रही हैं चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट। अब मैं आपको डेफिनेशन को एक बार पढ़ाता हूँ। जो है, रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस बात से ये आपको क्लियर हो जाता है कि रिसिप्ट क्या है। रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव हो गया है या जो अमाउंट रिसीव होने वाला है, फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को बेचकर जो अमाउंट रिसीव हुआ, या एसेट्स को बेचकर अमाउंट रिसीव हुआ, या अपनी सर्विसेज को हमने जो प्रोवाइड किया है उसके बदले में जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट। रिसिप्ट हमारी स्टूडेंट्स इसको हम दो स्टेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था एसेट्स के बारे में, तो इसका ताल्लुक़ उसी से है। जो रिसिप्ट हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, वो जब हम कैपिटल नेचर की चीज़ों को सेल करते हैं और उनको सेल आउट करने के बाद हमें जो अमाउंट रिसीव होता है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट का नाम देते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में भी आपको यही दिखाई देगा कि इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स। जो हमारी संपत्तियां हैं उनको बेच करके जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड आर कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं सेल ऑफ मशीनरी के। जो मशीनरी है हमारी एसेट्स होती है, उसको हम एक साल से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम एक साल के अंदर उसे बेच देंगे, वो हम उसे सालों साल यूज़ करते हैं, तो वो हमारी एसेट्स होती है। तो उसको बेचने के बाद जो रिसीव आ रही है हमारे पास, क्योंकि देखिए एसेट्स क्या है, हम जब भी बेचेंगे जब उसमें घिसावट लग जाएगी। तो घिसावट लगती है सालों में, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं हम उसमें। तो अब जो उसकी कीमत बची, हमने उसे सेल आउट किया क्योंकि हमें नई मशीनरी वहाँ पे लगानी है, तो वो हमारी क्या हुई, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेच करके जो अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। फर्नीचर एटसेट्राज। नेक्स्ट है इसी का पार्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट जो हैं दो तरह की हैं, कैपिटल रिसिप्ट देन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या कह रही है? जो अमाउंट हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं, जो कैपिटल नेचर के नहीं हैं, जो नॉर्मल हम गुड्स सेल परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बदले में जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये ऐसा नहीं है कि वो सालों में आएगी, ये तो हमेशा हमारी चलती रहती है। इसका ताल्लुक़ रेवेन्यू नेचर से है।
तो ऐसे ही आप इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने एक बार रिपीट करूँगा। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने गुड्स सेल की हैं और सर्विसेज सेल की हैं, उनके बदले में जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि जो बिज़नेस की टर्म है, बिज़नेस के अंदर रहते हुए जो भी ऑन अकाउंट हमें रिसिप्ट आ रही हैं बिज़नेस ऑपरेशन की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड आर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पे ये रिसिप्ट वाली टर्म फिनिश हो जाती है। इसके बाद मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊँगा। तो जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस से लिया गया है कि जो भी हमारे खर्चे हैं, अखराजात जो हम भी कर रहे हैं। अब उसमें भी एक तो पर्सनल लाइफ है और एक हमारी बिज़नेस लाइफ है। तो बिज़नेस के अंदर जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, अब उन खर्चों के अगेंस्ट हमें कुछ मिल रहा है, हम किसी चीज़ की कीमत दे रहे हैं, उसके बदले हमें उसकी सर्विसेज मिल रही हैं, या हमें उनके बदले में कुछ चीज़ें, गुड्स मिल रही हैं जो हमारे बिज़नेस में हमें मदद करती हैं। जैसा कि हमने किसी प्रोफेशनल को अपने ऑफिस के लिए बुलाया कि हमारी जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, इसको आप हमें सपोर्ट करिए कि हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है। कभी हमारा कंप्यूटर नहीं चलता, कभी हमारी नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ये हमारे ऑफिस में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको आप हैंडल कीजिए। तो अब हम उस प्रोफेशनल को, जो आईटी प्रोफेशनल हमने हायर किया है अपनी कंपनी में, हम उसको प्रोफेशनल फ़ी पे कर रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी का एक एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तीनों बातों को आपके सामने इन्होंने यहाँ जिक्र किया है कि एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एसेट्स के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है, या गुड्स के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है, या सर्विसेज के लिए किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज इनटू दीज कैटेगरीज। तो एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी एक्सपेंडिचर जो हम एसेट्स को हासिल करने के लिए कर रहे हैं, कोई एक पेमेंट कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रही है? एसेट्स मिल रही है, मशीनरी, सपोज़ कीजिए कंप्यूटर, सपोज़ कीजिए फर्नीचर। ऐसे ही कोई गुड्स जो हमारी ट्रेडिंग में हमें काम दे रही है। तो अब यहाँ पे तो तीनों के बारे में कह दिया। अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसके कितने नेचर होते हैं। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए, जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो रिसिप्ट हमारी कैपिटल नेचर की है, ऐसे ही यहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ताल्लुक़ एसेट्स से है मेन। तो जो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स को ख़रीदने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, हम अपनी मशीनरी जो हमारी पुरानी हो गई है या हमें नई लगानी है, अभी अभी हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है, उसके लिए जो हमने पेमेंट की है, तो वो हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं, या हम अपनी पुरानी एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए भी कभी कभी मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं, तो वो भी हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने एक बार बताता हूँ। इट इज़ द expenditure which incurred to acquire the assets or improving the existing assets। मैंने बताया आपको कि जो हमारी पुरानी एसेट्स हैं उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये एसेट्स जो इन पर खर्चा किया जा रहा है, ये क्या करेंगी? हमारी बिजनेस ऑपरेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। इट विल गिव द बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। वही बात सामने आ गई कि ये हमें बेनिफिट ये नहीं कि एक साल तक ही देंगी या बहुत कम वक्फे के लिए दी, ये हमें कई सालों तक, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा सालों तक इसका हमें बेनिफिट देती हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी है टू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। परचेज़ की है मशीनरी जिससे हम गुड्स को ईजाद करते हैं, गुड्स को बनाते हैं। ऐसे ही परचेज ऑफ फर्नीचर एंड कंप्यूटर टू कैरी ऑन द बिजनेस।
बिज़नेस को चलाने के लिए हमें फर्नीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स के बिना आज के टाइम में तो कोई भी चीज़ मुमकिन ही नहीं, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका फिनिश। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। वैसे मैं बता चुका हूं, एक्सपेंडिचर जो भी मतलब जो हमने पेमेंट की हुई हैं, जो गुड्स और सर्विसेज के लिए या एसेट्स के लिए, एसेट से रिलेटेड तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। जो अब आपने पेमेंट्स की हैं, मतलब जो आपने गुड्स को हासिल करने के लिए अदायगियाँ की हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है। और सर्विसेज के लिए जैसे अब मैंने आपको बताया था एग्जांपल देकर के, जो हमारा आईटी है, आईटी सपोर्ट में हमने जिस बंदे को रखा अपनी ऑफिस के लिए कि हमें कोई टेक्निकल इशू ना आ जाए, हमें कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो देखेगा। तो अब उन सर्विसेज के अगेंस्ट में जो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्योंकि वो अगर हम उसे प्रोफेशनल फ़ी पे कर रहे हैं तो वो हमारे एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए है, 1 साल के अंदर के लिए। और अगर हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं तो वो भी एक फाइनेंशियल ईयर की हद के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको एक ही बार पेमेंट कर दी वो सालों साल पेमेंट चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा 1 साल पे डिपेंड करता है। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार बताता हूँ। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। वही वाली बात आ गई डेफिनेशन के अंदर भी, कि जो हमने अमाउंट खर्च किया है गुड्स और सर्विसेज के लिए, जो कंज्यूम हुआ 1 साल के अंदर, जो अकाउंटिंग पीरियड है हमारा, जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का ये जो ईयर है, इस दौरान की ये जो हमने पेमेंट की है, इट डज़ नॉट इंक्रीज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मैं आपको बता दूं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया था कि हमने जो पेमेंट कर दी तो ये हमारी जो है अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। फिक्स एसेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हमने खर्चा किया है या हमने मशीनरी के ऊपर जो किया था, वो खर्चा तो हमारी बिजनेस अर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या बात कही गई है कि ये जो एक्सपेंस है हमारे, जो एक्सपेंडिचर है हमारा, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करता है, ये हमारी उस कैपेसिटी को मेंटेन रखता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए। डेफिनेशन में कहा गया है, इट डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस बट इट मेंटेन रखता है द अर्निंग कैपेसिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो एक टाइप है एक्सपेंडिचर का, वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। देखिए इसके अंदर क्या बात कही गई है, वो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लास्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा होता तो एक तरीके से नेचर वाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही तरह है, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंट है। जैसे आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया, बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडवर्टीज़मेंट पे या पब्लिसिटी पे बहुत पैसा खर्च कर दिया। मान लिया आपने अपना बिज़नेस शुरू करते वक्त 10 लाख रुपए अपने बिज़नेस और पब्लिसिटी पे लगा दिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप उस खर्चे को एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा करके आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं। उसका क्या है कि एक रेशो वाइज या उसका एक पार्टली आप उसको उसमें क्लेम करेंगे। हर अकाउंटिंग ईयर में एक पार्ट अपना रिजर्व रख लेंगे, उसको आप उसमें क्लेम करते रहते हैं। तो ये खर्चा हमारा कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर वाइज तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही है, बट इज रिटर्न ऑफ चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो हम उस खर्चे को ड्यूरिंग द 1 फाइनेंशियल ईयर तक ही महदूद रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या बात कही गई है कि ये टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में हम इसको क्लेम करते रहते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लार्ज एडवर्टीजिंग एक्सपेंडिचर that will give benefit for more than 1 accounting period is a deferred revenue expenditure।
ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह ये वाला टॉपिक एक्सपेंडिचर का आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ इसको 3 कैटेगराइज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट कैटेगरी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सेकंड कैटेगरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और लास्ट कैटेगरी इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टर्म नंबर 9 एक्सपेंस। एक्सपेंस होते क्या हैं, मतलब बिजनेस टर्म में तो हम एक्सपेंस का नाम देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस है क्या? देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को हासिल करते हैं उसके बदले में हम कुछ पेमेंट करते हैं, ये तो आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके अंदर मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अकाउंटेंट है, कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है, कोई मार्केट देख रहा है, कोई कैशियर है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब इनको मैं क्या पे करता हूँ? सैलरी नहीं। देखिए, मैं इनको इनकी सर्विसेज के बदले में पेमेंट कर रहा हूँ कैश, पेमेंट कर रहा हूँ कैश। तो ये सैलरी जो है ये तो एक कैटेगरी है जो हम बनाते हैं अकाउंटिंग के लिए। हम उसे क्या पेमेंट कर रहे हैं? सैलरी। ये एक नॉर्मल सा लफ्ज़ हो गया, सैलरी पे कर रहे हैं। भाई हम उसे सैलरी थोड़ी पे कर रहे हैं, हम उसे कैश अमाउंट दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो हम उसे कैश दे रहे हैं उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट में। हमने कोई हॉल किराए पे लिया, रेंट हम उसको पे करना है, तो हम उसे क्या दे रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। रेंट नहीं पे कर रहे हैं, हम उसको कैश पे कर रहे हैं। हम उसके बदले जो वैल्यू लिए उसके बदले हम उसे कैश दे रहे हैं। तो ये है एक्चुअली एक्सपेंस। इसको कहते हैं कि हम एक्सपेंस जो हमने खर्चे किए हैं, जो कैश पेमेंट की है। अकाउंटिंग टर्म डेफिनेशन कहती है एक्सपेंस इज़ अ वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये जो एक्सपेंस की हमने पेमेंट की ये ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर के लिए ही है। इट में भी कैश पेमेंट सच एज सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, रेंट हो गई, एट्सेट्रा। देखिए, जो एक्सपेंस है हमारा, जो हमने कैश पेमेंट्स करी हैं, जो हमने पेमेंट्स करी हैं कैश में, वो हमारा एक्सपेंस जो होता है उसकी रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में। तो एक्सपेंस जो है डेबिट होता है, चार्ज किया जाता है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये सपोज़ कीजिए आप, लेट सपोज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ डेबिट साइड में दिखाई देते हैं, और जो इनकम्स होती हैं वो ऑलवेज क्रेडिटेड होती हैं या इनकम साइड में आती हैं। तो इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर हम इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब मैं आपको आगे एक टर्म को और आगे कैटेगराइज करूँगा इस एक्सपेंस को, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं हम। प्रीपेड का मतलब है कि किसी भी पेमेंट को एडवांस में दे देना, उसको हम कहते हैं प्रीपेड। जैसे कि आपका रिचार्ज होता है मोबाइल का, प्रीपेड भी होता है, पोस्टपेड भी होता है। तो एक तो बिल वाला रिचार्ज होता है, और एक होता है कि हम उसको पहले से ही रिचार्ज कर देते हैं और हमारे पास उसका अमाउंट आ जाता है। पहले से पेमेंट कर देने को प्रीपेड कहा जाता है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो वो क्या है? हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, वो हमारे एसेट्स होते हैं। उनको हम डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते। जब हम उसकी वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, देन हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, तो ये हमने पेमेंट कर दिया इस पीरियड के लिए। तो ये तो हमने पेमेंट किया अप्रैल में, तो अब अप्रैल में हम आगे के जो जब तक अब वो पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो जाएगा, अप्रैल में हमने पेमेंट कर दी, तो अभी ये हमारा 31 मार्च पूरा होने तक प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी हॉल को किराए पे लिया, आपने उसकी आज अप्रैल में किराए पे लिया, आपने उसकी पेमेंट जून तक की उसे दे दी कि जब 2 महीने का एडवांस आप रख लो, और ये जो है हमारा अप्रैल में हमने इसे पेमेंट कर दी। तो एट द सेम टाइम हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि वो हमारा अभी एसेट्स है। हमने उसको वैल्यू को रिसीव नहीं किया, हमने तो
एडवांस में पेमेंट कर दी भाई, हमारे पास अभी पैसे पड़े हुए थे, हमने अभी एडवांस में पेमेंट कर दी उसकी, ताकि हम आगे हमें प्रॉब्लम ना आए, या हमारा जो भी मकसद था, लेकिन हम उसको क्लेम नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उसका टाइम पूरा ना हो जाए और हम उसकी पूरी वैल्यू को रिसीव ना कर लें, हम उससे पूरा फ़ायदा ना उठा लें, हम उसको खर्चे को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग से जो मुराद है वो है आपका जो आपका बकाया है, जो आउटस्टैंडिंग है, अभी देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो अभी पेमेंट नहीं किया है लेकिन हमने उस खर्चे को मतलब रिसीव कर लिया है, हमने उसका फ़ायदा उठा लिया है। जैसे कि आपने किसी का रेंट अभी नहीं दिया, अप्रैल का पूरा महीना निकल गया लेकिन आपने अभी तक रेंट नहीं दिया उसका, तो रेंट बकाया है, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी साइड भी शो होगी और एक्सपेंस में आपने उसे क्लेम कर लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा उसे। जब तक आप उसे पेमेंट नहीं करेंगे वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। आपने किसी एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी नहीं दी है, अप्रैल मई जून काम किया वो, लेकिन आपने अभी तक उसकी अप्रैल मई जून की तनख्वाह नहीं दी है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो आपने उसकी वैल्यू को तो रिसीव कर लिया, आपने उस खर्चे को भी क्लेम कर लिया क्योंकि आपको उसकी पूरा फ़ायदा उठा लिया आपने उसका। 3 महीने उसने काम कर लिया भाई, आपने उसे पेमेंट नहीं दी, तो ये आपकी लायबिलिटी है तब तक जब तक आप उसे पेमेंट नहीं कर देते, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ में शो होती रहती है। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसकी डेफिनेशन कहती है it is an expense that has not been paid but the benefit thereof has already been availed। बेनिफिट आप ले चुके हैं, आपने उसकी पेमेंट नहीं की अभी तक। तो ये एक्सपेंस के नीचे 2 कैटेगरीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था डिटेल में, ताकि आपको आगे इन टर्म्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस जो एडवांस में दे दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिनका बेनिफिट तो ले चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं की है, जिनका बेनिफिट अभी नहीं लिया है लेकिन पेमेंट एडवांस में दे दी है। तो इस तरह ये एक्सपेंस का पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टर्म जो कि 10वीं टर्म है जिसको हम कहते हैं इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर हमने ट्रेडिंग का काम शुरू किया, हमने सेल परचेज़ अपनी स्टार्ट कर दी, अब उसके अंदर एक ख़रीदो फ़रोख्त है, हमने जो है परचेज़ की चीज़ें और आगे सेल आउट की, तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर हमारे उसमें से दूसरे खर्चे लेस होते हैं, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो जो हम 10 रुपये की चीज़ ख़रीद करके उसको 100 रुपये का बेचते हैं, तो ये तो हमारी कॉस्ट है और ये हमारी सेल्स है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो सेल्स है हमारी सेल्स है दैट इज़ नॉट आवर इनकम, वो हमारा रेवेन्यू है। सेल हमारा रेवेन्यू है और जो परचेज़ है वो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो जब हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू, इसका एक फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं। जो इनकम है उसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सपोज़ कीजिए आपने अपनी कंपनी में सेल की 100 रुपये की और 80 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 100 रुपये की सेल की है और 80 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो आपकी इनकम क्या हो गई? आपका प्रॉफिट क्या हो गया? 20 रुपये। तो इस तरह आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, रेवेन्यू एंड इनकम बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इनकम क्या है? इनकम हमारी तब तक नहीं आपके सामने आ सकती जब तक आप उसमें से अपनी सारी कॉस्ट को नहीं लेस कर देते। रेवेन्यू क्या है हमारा? इसके अंदर हमारी कॉस्ट शामिल है, आपने जितना भी खर्चा किया, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो मेन परचेजिंग ही है और जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उन सबको जब तक आप लेस नहीं कर देते जब तक आप इनकम पर नहीं पहुँच सकते। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकम के बारे में भी समझ आ गया होगा और आपको ये मेरी वीडियो के बारे में भी बहुत अच्छे से जो है डिटेल में समझ आ गया होगा जो मैं टॉपिक समझाए हैं आज मैंने आपको काफ़ी टॉपिक समझा दिए हैं। तो इस तरह मैं आज अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।